Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 20th June 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about West Seti power project between India and Nepal, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो इस आर्टिकल को समझने से पहले थोड़ा सा नेपाल के पॉलिटिक्स का बैकग्राउंड समझते हैं, और नेपाल पॉलिटिक्स को समझने के लिए हमें समझना होगा अबाउट द एथनिक ग्रुप्स दैट लिव इन नेपाल. तो नेपाल के अंदर मेनली दो एथनिक ग्रुप्स रहते हैं जिनको हम लोग मधेसीज एंड पहाड़ीज नाम से जानते हैं. पहाड़ीज वो हैं जो इस हिली एरिया में रहते हैं. अगर आप नेपाल के टोपोग्राफी को देखें तो बिल्कुल नॉर्थ साइड में एक्सट्रीम हिली रीजन्स हैं जहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी स्कैर्स है, लगभग ना के बराबर है. फिर ये मिड हिली रीजन्स हैं, और मिड हिली रीजन्स में रहने वाले लोग जो होते हैं उनको हम लोग पहाड़ी कहते हैं. और पहाड़ी लोग जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर, वो पॉलिटिकल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल. और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है ये नेचुरली टिल्ट है टुवर्ड्स चाइना. मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सिस है, एक इंक्लिनेशन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का टुवर्ड्स चाइना. जबकि वहीं अगर देखा जाए तो तराई रीजन में, यानी कि प्लेन रीजन में, हिल एरिया का जो प्लेन रीजन होता है उसको हम लोग तराई कहते हैं, यहाँ पे रहने वाले जो एथनिक ग्रुप हैं वो हैं मधेसीज. इन अगर मधेसीज को आप देखें तो दे आर कल्चरली वेरी सिमिलर टू द पीपल लिविंग इन द बॉर्डर स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइक उत्तर प्रदेश या बिहार. और यहाँ पे ये जो मधेसीज हैं दे हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज विथ द पीपल लिविंग ऑन द इंडियन साइड. इसीलिए इनके मधेसीज और इंडियन साइड के जो लोग हैं, बिहार और यूपी के लोग, उनके बीच में हम कहते हैं नॉर्मली कि इंडिया और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का संबंध है. रोटी बेटी का संबंध इसलिए कहते हैं क्योंकि मैनी पीपल फ्रॉम दिस मधेसी रीजन कम टू इंडियन साइड फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, इसलिए इसको रोटी का संबंध कहते हैं. एंड देयर आर मैनी क्रॉस कंट्री मैरिजेज ऑल्सो, इसीलिए इसको बेटी का संबंध भी कहते हैं. मुद्दा ये है कि हिली एरिया में रहने वाले पहाड़ीज वो प्रो चाइना हैं, दे सपोर्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल. जबकि तराई रीजन में रहने वाले मधेसीज वो सपोर्ट करते हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी को, उसका नाम है नेपाली कांग्रेस, जो इन जनरल प्रो इंडिया मानी जाती है. इंडिया की तरफ उसका झुकाव थोड़ा ज़्यादा रहता है, एफिलिएशन ज़्यादा रहता है. अब अगर नेपाल के पॉलिटिक्स में आप देखें तो एक मेजर शिफ्ट आपको दिखता है हर बार जब वहाँ पे रेजीम चेंज आता है. तो फॉर एग्जांपल आप देखिए 2020 में वहाँ पे सरकार बनी केपी शर्मा ओली की. ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल इन 2020 एंड ही बिलोंग टू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल. ये वही कम्युनिस्ट पार्टी है विच इज़ कंसिडर्ड क्लोज टू चाइना. तो केपी ओली जब प्रधानमंत्री बने तो इंडिया और नेपाल के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगे. उसमें एक सबसे जो मेजर डिस्प्यूट इंडिया और नेपाल के बीच में स्टार्ट हुआ था दैट वाज रिगार्डिंग काला पानी बॉर्डर डिस्प्यूट. आप देखिए तो जो काला पानी रीजन है वो उत्तराखंड और नेपाल बॉर्डर रीजन में है, और काफ़ी समय से काला पानी के जो डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं जैसे काला पानी, लिम्पू धारा या लीपू लेक, दे हैव बीन प्रोजेक्टेड एज पार्ट ऑफ इंडिया ओनली. Even Nepali map represented this Kala Pani region as part of India. Yes, it was disputed about the area which belonged to India and Nepal. Disputed जरूर था, लेकिन इसको लेकर के बहुत ज़्यादा वोकल नहीं थे दोनों साइड. लेकिन 2019 में इंडिया ने जब जम्मू एंड कश्मीर का टेरिटोरियल स्टेटस को बदला, उसके बाद इंडिया ने एक नया मैप रिलीज़ किया रिप्रेजेंटिंग जम्मू एंड कश्मीर एज यूनियन टेरिटरी सेपरेट फ्रॉम लद्दाख रीजन. तो इस तरीके से जब नया मैप हमने रिलीज़ किया उसमें हमने काला पानी को फिर से इंडिया का हिस्सा दिखाया, बट नेपाल ने उसके खिलाफ ऑब्जेक्शंस खड़े कर दिए और काफ़ी वोकल तरीके से इंटरनेशनल फोरम्स पे जाकर के इंडिया को कंडेम करने लगा कि इंडिया इज़ शोइंग एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी और इंडिया इज़ अ बुली कंट्री. इस तरीके से वो इंडिया के खिलाफ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ऑब्जेक्शंस रेज करने लगा. ये जो वोकल नेपाल हो रहा था
स्पेशली क्रिटिसाइजिंग इंडिया, उसके पीछे मुख्य कारण हो सकता है नेपाल के अंदर रेजीम चेंज और वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का पावर में आना, केपी शर्मा ओली का पावर में आना। क्योंकि जब जब वहाँ पे नेपाली कांग्रेस की सरकार रहती है तो अगर कोई डिस्प्यूट्स होते भी हैं तो दोनों ही साइड काफ़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसको रिजॉल्व करते हैं। तो 2020 में केपी शर्मा ओली की सरकार आई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की सरकार आई, और इसी कारण से काला पानी डिस्प्यूट इतना मेजर डिस्प्यूट की तरह इमर्ज हुआ बिटवीन द टू साइड्स। और मोस्ट प्रोबेबली दिस काला पानी डिस्प्यूट वाज exacerbated or aggravated by Nepal on insistence of China। लेकिन फिर वहाँ पे नेपाल के अंदर सरकार बदली। And now शेर बहादुर देउबा is current Prime Minister of Nepal। He belongs to Nepali Congress which is considered to be close to India। और यही कारण है कि एक बार फिर से इंडिया नेपाल के रिलेशन से स्ट्रॉन्ग होने लगे हैं। एंड नाउ स्लोली नेपाल appears to be tilting away from China। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, बैक टू बैक 2 महीनों में 2 हाई लेवल डिप्लोमेटिक विजिट्स हो गए। अप्रैल 2022 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल विजिटेड इंडिया एंड साइंड अ सीरीज ऑफ अग्रीमेंट्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट, कनेक्टिविटी, पावर सेक्टर कोऑपरेशन एंड इंडियाज डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन नेपाल। तो कई सारे प्रोजेक्ट्स साइन हुए इंडिया और नेपाल के बीच में इन अप्रैल 2022। और फिर मई 2022 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड नेपाल व्हेन ही विजिटेड लुम्बिनी ऑन May 16। ये जो विजिट था इट वाज मोस्टली कल्चरल इन नेचर। बुद्धा से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट साइट्स थे उनको विजिट किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मुद्दा ये है कि नेपाल और भारत के संबंध वापस से नॉर्मलाइज हो रहे हैं आफ्टर नेपाली कांग्रेस कमिंग इनटू पावर। सो इस तरीके से इंडिया के जितने भी नेबर कंट्रीज़ हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान, ऑफ कोर्स पाकिस्तान और इंडिया के बीच में तो मोस्टली हॉस्टाइल रिलेशंस ही रहता है, उसके अलावा बाकी जितने नेबर्स हैं जैसे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, इनमें इवन म्यांमार हो गया, यहाँ पे इंडिया एक तरह का बाइनरी रिलेशन मेंटेन करता है। जो 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वन ऑफ देम इज़ क्लोज टू इंडिया, देन अनदर वन इज़ क्लोज टू चाइना। फॉर एग्जाम्पल इन नेपाल वी हैव ऑलरेडी सीन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल एंड नेपाली कांग्रेस। Likewise in Bangladesh there is Bangladesh National Party BNP which is close to China, while Awami League is considered to be close to India. Similarly in Sri Lanka there is SLFP that is considered to be close to China. Similarly in Myanmar they are normally वहाँ पे जो NLD नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी क्लोज टू इंडिया। वाइल जब जब वहाँ पे मिलिट्री जनता की सरकार आती है तो धीरे धीरे इंडिया और उसके बीच में म्यांमार सरकार के बीच में डिफरेंसेस बढ़ने लगते हैं एंड मिलिट्री जनता टेंड्स टू बी क्लोज टूवर्ड्स चाइना। तो ये एक बाइनरी रिलेशन देखा जाता है इंडिया और इसके नेबर्स के बीच में। सेम स्टोरी गोज़ फॉर मालदीव। तो वहाँ पे भी जब ईबू सोले की पार्टी है और वहाँ पे जब मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी सरकार में रहती है तो उसका नॉर्मली इंडिया के तरफ प्रो इंडिया स्टैंड रहता है। तो इस तरीके से यू कैन सी अ काइंड ऑफ binary relation between India and its neighbor as far as its relations is concerned, depending on the political party that is in power in the respective country. Same story is for नेपाल। और नेपाल में अभी इंडिया और नेपाल के बीच में अच्छे संबंध चल रहे हैं। रीज़न बीइंग नेपाली कांग्रेस इज़ इन पावर एंड प्राइम मिनिस्टर इज शेर बहादुर देउबा। और इसी अच्छे रिलेशंस को आगे ले जाते हुए इंडिया और नेपाल ने हाल फिलहाल में एक इम्पॉर्टेंट अग्रीमेंट डिक्लेयर किया है ऑन सेती रिवर विच इज़ अ वेस्टर्न रिवर इन नेपाल। इस सेती रिवर के ऊपर वेस्ट सेती डैम पे इंडिया वुड बी बिल्डिंग एन एम्बिशियस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। सो वेस्ट सेती डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विल बी बिल्ड बाय इंडिया इन नेपाल। इनफैक्ट ये प्रोजेक्ट चाइना बिल्ड करने वाला था, but because of some technical and economic reasons China pulled out from this West Seti Dam in 2018 and now India is building this West Seti Dam project. This can be mentioned as an example of shifting Nepal's interest away from China and towards India. अब ओवरऑल जरा बात कर लेते हैं हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी की बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो नेपाल के अंदर हाइड्रो पावर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है।
fact, Nepal has about 6,000 small or big rivers, which accumulated potential for hydropower is 83,000 megawatt, which is quite high. लेकिन प्रॉब्लम है कि नेपाल के पास खुद की कोई टेक्नोलॉजी या इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है नहीं. इन दोनों कारणों से नेपाल इतना ह्यूज पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पा रहा है. एंड दैट इज़ वाई नेपाल इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन इंडिया एंड चाइना फॉर रियलाइजेशन ऑफ इट्स ह्यूज हाइड्रो पावर पोटेंशियल. इंडिया ने कई बार नेपाल को कई सारे फॉर्मल प्रपोजल्स दिए हैं फॉर कमिंग अप विथ न्यू एंड न्यू प्रोजेक्ट्स इन ऑर्डर टू हेल्प नेपाल टू एक्सट्रैक्ट बेनिफिट ऑफ इट्स हाइड्रो पावर पोटेंशियल. और उससे इंडिया को भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अगर नेपाल में इतना सारा हाइड्रो पावर पोटेंशियल को यूटिलाइज़ किया गया तो नेपाल के अंदर खुद कैपेसिटी है नहीं इतना हाइड्रो पावर को कंज्यूम करने का. एंड इन दैट केस इंडिया कैन बिकम अ गुड मार्केट ऑल्सो फॉर नेपाल एज फार एज कंजम्पशन ऑफ नेपाली हाइड्रो पावर इज़ कंसर्न. तो इस कारण से इंडिया और नेपाल हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन रखते हैं. India can be a good market, at the same time India can provide technology as well as economy or finance for extracting the hydropower benefits from Nepal. At the same time Nepal is naturally endowed with so many hydropower or such a high hydropower potential. फिर भी इंडिया और नेपाल के बीच में जो हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी है अभी तक बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है. उसके पीछे दो मेन कारण हैं. पहला कारण है कि इंडिया does not match offers coming from China. China is becoming a major hindrance. China जिस तरह का प्रोजेक्ट ऑफ़र लेकर के आता है नेपाल के लिए सस्ते दामों पे और वो भी बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ, उसको इंडियन कंपनियां मैच नहीं कर पा रही हैं. एक कारण तो ये है. दूसरा कारण है पुअर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इंडिया. इंडिया को जो अभी तक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मिले भी हैं उसमें भी इंडिया ने उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया है. फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज ए ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, महाकाली ट्रीटी, साइंड इन 1996. इस महाकाली ट्रीटी के हिसाब से इंडिया हैड टू डेवलप अ डैम, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डैम ओवर महाकाली रिवर to produce about 6,480 megawatt of power. But India is still not able to come up with a detailed power report, project report for this Mahakali treaty. वैसे ही करनाली प्रोजेक्ट इंडिया की कंपनी GMR को दिया गया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए. आज तक ये प्रोजेक्ट डेवलप नहीं हो पाया. तो ये दोनों नाम आप याद रखना. इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड भी ख़राब रहा है, चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है. चाइना उसके अलावा बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ करता है और इस कारण से कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस होने के बावजूद भी इंडिया और नेपाल हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी में बहुत आगे नहीं जा पा रहे. एक ही अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया और नेपाल के बीच में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, और वो है 900 मेगावाट का अरुण 3 प्रोजेक्ट. यहाँ है अरुण 3 प्रोजेक्ट ऑन अरुण रिवर. अभी दिस अरुण 3 प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 2018 एंड इट इज़ expected to be completed in a record time of 5 years by 2023. So Arun 3 project is a good successful example. उसके अलावा सेती डैम प्रोजेक्ट आ रहा है, but there are some failed examples also like Mahakali project and Karnali project. The next article is about invasive species in Kaziranga, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. एक बार ज़रा समझते हैं व्हाट आर एलियन एंड इन्वेसिव स्पीसीज. देखिए, सबसे पहले एलियन स्पीसीज समझते हैं. एलियन स्पीसीज टू अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम इज़ द वन दैट इज़ नॉट नेटिव टू दैट इकोसिस्टम. एलियन इसी को कहते हैं जो किसी दूसरे नए इकोसिस्टम में चला जाए, तो उनको हम लोग कहते हैं एलियन स्पीसीज. नॉर्मली जो स्पीसीज एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में नहीं मिलते, फॉर एग्जाम्पल पाइथन. सो इफ़ इट कम्स इनटू इंडियन इकोसिस्टम इट विल बी कॉल्ड एज एलियन, राइट. नॉर्मली यहाँ मिलता नहीं है, डेजर्ट में मिले खासकर तो उसको हम लोग एलियन कहेंगे. तो एलियन स्पेसीज आर स्प्रेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ ओनली. अब सवाल ये उठता है कि ये जो एलियन स्पेसीज हैं फ्लोरा और फौना के, ये एक जगह से दूसरे जगह पे जाएंगे कैसे? सो दे आर स्प्रेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, समटाइम्स इंटेंडेड और अनइंटेंडेड. ह्यूमन एक्टिविटी, इंटेंडेड एलियन स्पेसीज, आप जानबूझ करके कोई ऐसा प्लांट अमेरिका से लेकर के आ गए इंडिया में, तो इंटेंडेड ह्यूमन एक्टिविटी होगा फॉर ब्रिंगिंग एलियन स्पीसीज. कभी कभार अनइंटेंडेड एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो एलियन स्पीसीज को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचा देती हैं. फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं, दिस ह्यूज शिप्स,
उनके ऐसे बॉटम साइड में बड़ा सा कंटेनर होता है जिसको हम लोग कहते हैं बलास्ट। इस बलास्ट के अंदर पानी भरा हुआ रहता है। ये पानी जानबूझ करके भरा जाता है ताकि शिप अपना बैलेंस मेंटेन कर पाए। अब नॉर्मली होता क्या है कि मान लीजिए शिप यूएस से चला, तो यूएस से चलते टाइम में इसके बैलास्ट में पानी भरा जाएगा, तो यूएस का पानी भरा जाएगा, यूएस के जो कोस्ट होंगे वहाँ से पानी भरा जाएगा। तो नेचुरली जब पानी भरते टाइम में कोस्टल एरिया में जो मरीन स्पीसीज़ हैं वो भी इस पानी के अंदर आ जाएंगे। अब ये शिप फिर ट्रैवल करते 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 इंडिया पहुंचा। इंडिया में जा कर के इस वाटर को फिर रिमूव कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया। तो ये जो यूएस कोस्ट पे जो पानी भरा गया था, तो उस पानी के साथ जो स्पीसीज़ मरीन स्पीसीज़ थे वो इंडिया तक ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। एंड व्हेन दे आर डिस्चार्ज ऑन द इंडियन पोर्ट दे विल एक्ट एज एलियन स्पीसीज़ इन द इंडियन कोस्टल रीजन। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है अनइंटेंडेड ह्यूमन एक्टिविटी ब्रिंगिंग सम एलियन स्पीसी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखिए, एलियन स्पीसीज़ में से ही कुछ स्पीसीज़ जो हो जाते हैं वो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज़ हो जाते हैं। इन्वेसिव एलियन स्पीसीज़ वो होते हैं जो किसी नए इकोसिस्टम में जा कर के वहाँ के लोकल इकोसिस्टम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दें। तो नॉट ऑल एलियन स्पीसीज़ आर इन्वेसिव। बहुत एलियन स्पीसीज़ होते हैं जो आते हैं और नए इन्वायरमेंट में खुद ही सर्वाइव नहीं कर पाते, मर जाते हैं। बट सम ऑफ द एलियन स्पीसीज़ आर इन्वेसिव इन नेचर, मीन्स दे आर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर व्हेन दे कम एंड इनटू द न्यू इकोसिस्टम। वो क्या करते हैं, वहाँ के जो लोकल जो इकोसिस्टम के फ्लोरा फौनाज हैं उनकी तुलना में वो फास्ट रेट से ग्रो करने लगते हैं और ज़्यादा रिसोर्स को खुद एब्जॉर्ब करने लगते हैं। एंड दैट लीड्स टू डिक्लाइन ऑफ द लोकल इकोसिस्टम। और इस तरह के स्पीसीज़ को, एलियन स्पीसीज़ को हम लोग इन्वेसिव एलियन स्पीसीज़ कहते हैं। इसी से रिलेटेड ये करेंट आर्टिकल है। करंट आर्टिकल में काजीरंगा नेशनल पार्क के डायरेक्टर कहते हैं कि काजीरंगा के अंदर बहुत सारे इन्वेसिव एलियन स्पीसीज़ हो गए हैं who are causing a serious threat to काजीरंगा नेशनल पार्क्स एंडेमिक फ्लोरा एंड फौना। तो कुछ इन्वेसिव स्पीसीज़ का नाम आप याद कर लीजिए। जैसे आप ये देखिए, लोकल ट्रीज़ हैं, उसके ऊपर ये इन्वेसिव प्लांट्स, इन्वेसिव क्लाइंबर प्लांट्स हो गए हैं। और ये जो इन्वेसिव क्लाइंबर प्लांट्स हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल नॉट अलाउ इवन सनलाइट टू मूव to the local trees and over a period of time they may cause death to local trees. So इस तरह के जो invasive species हैं they may cause permanent change in the ecosystem of Kaziranga National Park and they may also cause massive damage to the local ecosystem. कुछ invasive species जो काजीरंगा नेशनल पार्क में आ रहे हैं उनका नाम आपको याद रख लेना चाहिए, जैसे कि सेमूल, बारून, दिन का राजा। इनका सब टेक्निकल नाम भी है, ज़्यादा तो याद नहीं रख सकते। देर आर मैनी क्लाइंबर वैराइटीज़ ऑल्सो। ये फ़ोटो में आप देख सकते हैं क्लाइंबर वैराइटी जो ट्री के ऊपर क्लाइंब कर रहे हैं। तो कभी मेंस में मान लीजिए सवाल आ जाए इन्वेसिव स्पीसीज़ पे, वहाँ पे ये 3-4 नाम अगर आपको याद होंगे तो आप एग्जाम्पल के साथ इन्वेसिव स्पीसीज़ का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर पाएंगे। इस टॉपिक के बेसिस पे यूपीएससी ने किस तरह का सवाल पूछा था, आई थिंक 2013 में। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज ऑन इन्वेसिव स्पीसीज। आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो सही आंसर को टिक कर पाएंगे। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, अभी हमारे देश में एक कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है जिसका नाम है वन नेशन वन ग्रिड प्रोजेक्ट। इस वन नेशन वन ग्रिड प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंडिया के अंदर जितने भी गैस पाइपलाइन हैं या ऑयल पाइपलाइन हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा, ताकि अगर यहाँ जम्मू कश्मीर में भी ऑयल और नेचुरल गैस की ज़रूरत है और अगर वो कन्याकुमारी में ऑयल और नेचुरल गैस की सरप्लस है तो यहाँ से ऑयल या नेचुरल गैस को जम्मू कश्मीर पे भेजा जा सके। दैट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ कनेक्टिंग द ऑयल एंड नेचुरल गैस एज वेल एज अदर पाइपलाइंस अक्रॉस इंडिया। तो कॉन्सेप्ट इज वन नेशन वन ग्रिड प्रोजेक्ट, ताकि इंडिया के किसी भी कोने में डेफिसिट या सरप्लस ना हो। जहाँ पे भी सरप्लस हो, कहीं भी डेफिसिट हो, उस तुरंत सरप्लस को डेफिसिट से मैच करके उस डिफरेंस को मेंटेन कर दिया जाए। सो विद दिस आइडिया वन नेशन वन ग्रिड प्रोजेक्ट इज़ बीइंग
इम्प्लीमेंटेड, लेकिन अभी इसमें कई सारा प्रोजेक्ट या पाइपलाइन डेवलप करना बाकी है। इसी में से एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट। ये जो नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट है, इसमें क्या किया जाएगा, यहाँ बरौनी बिहार में एक टर्मिनल है गैस, नेचुरल गैस का, उस टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा एक 1656 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन। इसको कहा जाएगा नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट। और जो नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट है, इट विल बी यूज टू सप्लाई गैस, नेचुरल गैस टू मेजर सिटीज ऑफ नॉर्थ ईस्ट। जैसे बरौनी से शुरू होगा, सिलीगुड़ी, गैंगटॉक, गुवाहाटी, दीमापुर, ईटानगर, नुमालीगढ़, कोहिमा, इम्फाल, ऐजवाल, सिलचर, अगरतला, शिलोंग, सबको कनेक्ट करेगा। दैट वुड बी द पर्पस ऑफ नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट। इट इज़ वन कंपोनेंट ऑफ वन नेशन वन ग्रिड प्रोजेक्ट। और ये जो नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट है, इसको डेवलप करने वाली कंपनी का नाम है इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड। ये जो कंपनी है वो हमारे देश की 5 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ने, IOCL, ONGC, गेल, OIL एंड नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने मिल करके एक जॉइंट वेंचर के तौर पे खोला है। अगर आप देखें ये नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल हाइड्रोकार्बन विजन 2030 फॉर नॉर्थ ईस्ट। तो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है हाइड्रोकार्बन विजन 2030 फॉर नॉर्थ ईस्ट। उसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है टू डबल ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन बाय 2030। उसी के अंतर्गत ये नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। आप कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ वन नेशन वन ग्रिड प्रोजेक्ट ऑल्सो। इट इज एन आउटकम ऑफ हाइड्रोकार्बन विजन 2030 ऑफ नॉर्थ ईस्ट विच एम्स एट डबलिंग ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन बाय 2030। इसका और भी अलग अलग गोल है, मेकिंग क्लीन फ्यूल एक्सेसिबल टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ऑफ कोर्स नेचुरल गैस इज अ क्लीन फ्यूल, सो when natural gas will be made available to the northeastern states, especially through this northeast gas grid project, it will help in northern states having accessibility to clean fuel, fast tracking northeastern connectivity projects, especially for natural gas and petroleum product. It will focus on generating employment also. जब नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में नेचुरल गैस और ऑयल का प्रोडक्शन डबल किया जाएगा तो उसमें उस प्रोसेस में एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगा। ये जो हाइड्रोकार्बन विजन 2030 है, इट डिपेंड्स ऑन मेनली 5 पिलर्स, 5 P's, पीपल, पॉलिसी, पार्टनरशिप, प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्शन। इसको याद कर लेना प्रीलिम्स से पहले, या मेंस के लिए भी इसको याद कर लेना, मेंस के आंसर राइटिंग में ये काम आ सकता है। इस टॉपिक के बेसिस पर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कला गुरु विष्णु प्रसाद रभा दिवस, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, कला गुरु विष्णु प्रसाद रभा जी के बारे में देखते हैं कुछ बेसिक फैक्ट। बॉर्न इन ढाका ऑन 31 जनवरी 1909, ही डाइड ऑन 20 जून 1969, यानी कि आज का दिन, ही डाइड टुडे इटसेल्फ। और ये जो 20 जून है, ये हमारे स्टेट आसाम में रभा दिवस की तरह कमेमोरेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, इन ऑर्डर टू रिमेंबर विष्णु प्रसाद रभा जी। तो 20 जून यानी कि आज का दिन हमारे स्टेट में रभा दिवस की तरह ऑब्जर्व किया जाता है। विष्णु प्रसाद रभा जी वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। उनकी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है थोड़ी सी लेफ्टिस्ट थी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, and that is why he did not just wanted independence of India, but he also wanted independence in India, especially for the marginalized and poor. So his policy was more towards social justice. He was a well-known artist also, poet, singer, dancer and actor, and that is why he was given a title of Kala Guru by Dr. Sarvapalli Radhakrishnan after seeing his तांडव डांस इन वाराणसी। तो ये सब कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स हैं। आपको पता है कि APSC मेंस में पर्सनालिटी बेस्ड सवाल ज़्यादा आते हैं, तो इस तरह की पर्सनालिटीज़ को हम लोग न्यूज़पेपर की मदद से ही कवर करते चलेंगे। अब आपको एक और चीज़ समझनी चाहिए कि रभा दिवस के अवसर पे हर साल विष्णु प्रसाद रभा अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो इस साल विष्णु प्रसाद रभा अवार्ड ऑफ 2022 इज़ बीइंग गिवन टू सिने आर्टिस्ट चंद्रकमल गोगोई जी एंड डॉन्यूज सारोदी सैकिया। डांसूस मतलब होता है अ फीमेल डांसर, डांसू। तो अ फीमेल डांसर सारोदी सैकिया एंड चंद्रकमल गोगोई हैज़ बिन गिवन विष्णु प्रसाद रभा अवार्ड ऑफ 2022। दिस अवार्ड हैज़ बिन गिवन बाय स्टेट डायरेक्टोरेट ऑफ कल्चरल अफेयर्स। तो इस विष्णु प्रसाद रभा दिवस पे
विष्णु प्रसाद रवा अवार्ड तो दिया ही जा रहा है, उसके अलावा मैनी अदर अवार्ड्स हैव बीन ऑल्सो गिवन, जो पीटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आज मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ, प्रीलिम से पहले आप इसको रट लेना। कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड 2021 टू नागालैंड रिसर्चर एंड फोक कल्चरल डॉक्टर अरुंगला अय्यर। के हैंडिक अवार्ड 2021 टू डॉक्टर नरेन कलिकता। अजान पीर अवार्ड 2021 टू डॉक्टर अमलेंदु भट्टाचार्य। गीत कवि पार्वती प्रसाद बरुआ अवार्ड टू सिने आर्टिस्ट मृदुला बरुआ। सब याद नहीं करना है, मैं आज खाली बता रहा हूँ, पीटी से पहले याद करना। अमल प्रभा दास अवार्ड 2021 टू राइटर ईला बोरगोहाई। चंद्र प्रभा सैखियानी अवार्ड टू सोशल एक्टिविस्ट लीलावती कुसारे एंड इंदिरा गोस्वामी अवार्ड 2021 टू लिटरेचरर फनींद्र कुमार देव चौधरी। ये सब पीटी से पहले याद कर लेना, इंक्लूडिंग विष्णु प्रसाद रवा अवार्ड 2022 किनको किनको मिला है वो भी पीटी से पहले याद कर लेना। और विष्णु प्रसाद रवा जी के बारे में खुद इम्पॉर्टेंट है, देख लेना आप मेन से पहले। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग बॉडी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? करेक्ट आंसर इज इंटर-स्टेट काउंसिल। एंड इंडिया इज अ मेंबर ऑफ FATF एंड दैट इज वाई सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज अगेन A। और इसमें ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।